हेलो गाइज। आज का वीडियो एक पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस के बारे में है। आज अपन इस पोएम का एनालिसिस देखेंगे। यह पोएम वैसे एनसीईआरटी के 10th क्लास का पार्ट है, लेकिन और जो कंपटीशंस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। तो आज अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले पोएम शुरू करने से पहले अपन पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका जन्म, जो कि ये जन्म और मृत्यु आप देख सकते हैं, वॉज एन अमेरिकन पोइट। ये एक अमेरिकन पोइट थे। हिच वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका। इनका जो वर्क थे इनके, वो इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे, अमेरिका में पब्लिश होने से पहले। Known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech, यानी नॉन फॉर हिज रियलिस्टिक डेपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ, मेनली जो इनकी थीम थी लिखने की, राइटिंग की, वो रूरल लाइफ को दिखाना था, जो ग्रामीण जीवन होता है उसको दिखाना था। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन, और इनकी जो कमांड थी मेनली वो अमेरिकन की जो लोकल कोलोकल स्पीच होती है, कोलोकल स्पीच बोलते हैं, एक लोकल लैंग्वेज, लोकल स्पीच बन जाती है, उसको कोलोकल बोलते हैं, बातचीत की भाषा है। Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. यानी मेनली है इन्होंने रूरल लाइफ थी जो न्यू इंग्लैंड की, उसको उनकी सेटिंग्स को मोस्टली पोर्ट्रेट किया है। अपनी जो भी इन्होंने राइटिंग की है उनमें दर्शाया है। वहाँ की जो कॉम्प्लेक्स सोशल सोसाइटी और फिलोसॉफिकल सोसाइटी है, थीम्स हैं, उनको ऑन करके। फ्रॉस्ट वाज ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड इज़ द ओनली पोइट टू रिसीव 4 पुलित्जर प्राइजेज फॉर पोइट्री। ये पहले ऐसे कवि हैं जिनको 4 बार पुलित्जर प्राइज़, यानी जो पुलित्जर प्राइज़ होता है पोइट्री के लिए, उससे नवाजा जा चुका है। ही बिकेम वन ऑफ अमेरिकन रेयर पब्लिक लिटरेरी फिगर ऑलमोस्ट एन आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी एक अमेरिकन एक महत्वपूर्ण कवि बन गए थे, एक महत्वपूर्ण फिगर बन गए थे। ऑलमोस्ट एन आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी खुद का एक आर्टिक इनका व्यू था, तो उसको लेकर जो पोइटिक कैरियर था उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ही वॉज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पोइटिक वर्क्स। इन्हें यह पुरस्कार मिला था कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 में। और 22 जुलाई यानी 22 जुलाई 1961 फ्रॉस्ट वाज नेम्ड पोर्ट लॉरेट ऑफ वर्मोंट। इन्हें 1961 में इनको पोर्ट लॉरेट बनाया गया था वर्मोंट का। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, ये अमेरिकन पोइट थे, ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं उस टाइम के, अपने समय के ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं पोएम की समरी के बारे में, क्योंकि जो फायर एंड आइस है एक सिंबॉलिक पोएम है और इसमें सिंबोलिज्म का यूज़ किया गया है। फायर एंड आइस को मेटाफोरिकली यूज किया गया है, तो वो अपन देखते हैं। पहले समरी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी में मीनिंग बताऊंगा। समरी ऑफ द पोएम, समरी जानने से आपको आसानी रहेगी समझने में। द पोएम इज अ डिबेट अमॉन्ग द पीपल अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यह पोएम है एक डिबेट के रूप में है, जो कि लोग खुद अपने बीच में कर रहे हैं एंड ऑफ वर्ल्ड को लेकर, यानी संसार है, वर्ल्ड है, उसको लेकर, ये उसके अंत को लेकर एक डिबेट कर रहे हैं। सम से दैट इट विल कंज्यूम्ड बाय फायर। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो इसका एंड है वो फायर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा, यानी फायर के द्वारा ये नष्ट हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि अर्थ विल एक्सपीरियंस आइस एज, की जो पृथ्वी है वो बर्फ़ से ढक जाएगी, यानी बर्फ़ से नष्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट इट विल बी कंज्यूम्ड बाय फायर। अगर अपन पोइट की बात सुना तो पोइट खुद उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो फायर का समर्थन कर रहे होते हैं, यानी जो संसार है
वो किसके द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा? फायर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। हियर द पोइट हैज़ मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटेड फायर एंड आइस एज द स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ पीपल। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया उनका फायर एंड आइस का। अगर अपन इसका मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटेड या सिंबॉलिक इनका यूज देखें जो पोइट ने यहाँ पे किया है, वो फायर एंड आइस को पीपल के स्ट्रॉन्ग इमोशंस से कंपैरिजन किया है। जैसे ही सिम्बोलाइजेस फायर विद द अनकंट्रोलेबल डिजायर्स ऑफ मैन, जो फायर है उसका इन्होंने कंपैरिजन किया है ह्यूमन बींग्स की जो अनकंट्रोलेबल डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जैसे कि अवेराइस, ग्रीड, लस्ट एंड रेज। ये ना ख़त्म होने वाली इच्छाएं हैं इंसान की, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं जिन पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो। तो ये भी इस रूप में उन्होंने इमोशन, इन प्रकार के इमोशंस के रूप में उन्होंने फायर का यूज़ किया है। उसके बाद है आइस, वाइल आइस विद हैट्रेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। यानी जो आइस है, आइस का काम होता है इंसान को एक तरीके से निर्जीव बना देना, ठंडा, मतलब हैट्रेड, इंसान के अंदर घृणा भर देना। तो अपन कह सकते हैं कि जो फायर है, फायर के लिए उन्होंने यूज किया है एवराइज, ग्रीड, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स एंड आइस के लिए हैट्रेड शब्द, कोल्डनेस ऑफ हैट्रेड, ये यूज किया है। तो ये मेटाफोरिकल वर्ड्स हैं। दीज स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द सैनिटी एंड वर्च्यूज ऑफ मैनकाइंड। ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं ये इनफ हैं, पर्याप्त हैं, डिस्ट्रॉय द सैनिटी, पवित्रता, स्वच्छता और वर्च्यूज ऑफ मैनकाइंड, यानी सारी मानव जाति के गुणों को और उनके अंदर जो पवित्रता, जो स्वच्छता है, जो क्लियरिटी है, उसको नष्ट करने के लिए इनफ हैं। विच अल्टीमेटली विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। अगर इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें पनप जाती हैं तो वो खुद जो संसार है, जो वर्ल्ड है, उसको एक डिस्ट्रक्शन की तरफ खुद अपने आप ले जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो उनका लिटरल मीनिंग है फायर एंड आइस का, उसके बाद एक सिंबॉलिक वर्ड है, यानी दो मीनिंग यूज किए गए हैं कवि के द्वारा। अब पोइम को देख लेते हैं अपन, इस पोइम की हिंदी मीनिंग देख लेते हैं क्या है, क्या कहा गया है इसमें। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो फायर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा, फायर के द्वारा नष्ट हो जाएगा। सम से नाइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ़ के द्वारा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यदि जो पोइट है या आई है वो पोइट के लिए आया है। पोइट खुद कहता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, टेस्टेड का मतलब होता है एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर। पोइट खुद कहता है टेस्टेड ऑफ डिजायर, उन्होंने उस डिजायर को जाना। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं अपना जो विचार है उन लोगों के साथ रखता हूँ जो किसका फेवर करते हैं, फायर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पोइट खुद है वो भी किसका फेवर कर रहा है, फायर का कर रहा है, कि जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो किसके द्वारा नष्ट हो जाएगा, फायर के द्वारा नष्ट हो जाएगा। ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया फायर एंड आइस। अगर अपन इसको इमोशन से कंपैरिजन करें तो फायर का मतलब हो गया वर्निंग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, ह्यूमन बींग्स की स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, और आइस का मतलब हो गया कोल्डनेस ऑफ हैट्रेड, यानी घृणा। इंसान के अंदर अगर घृणा घर कर जाती है तो वो भी डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है और उनके अंदर इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल दूं, जो मकवेत है, मकवेत के अंदर मकवेत है, मकवेत के अंदर एक करेक्टर है मकवेत, उसके अंदर भी एक ओवर एम्बिशंस, जो डिजायर सी राजा बनने की, वो जाग गई थी। तो वो जागने के बाद वह उसके जीवन को, उसके संसार को एक अंत की तरफ लेके चली गई। तो वहाँ पे अपन उसके अंदर की इच्छा को बोल सकते हैं फायर, कि उसके अंदर क्या घर कर गई थी, फायर कर गई थी। बट आगे देखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब आगे, ये तो उन्होंने फायर के बारे में, आगे कहता है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार को, यदि एक बार में नष्ट होगा तो फायर से नष्ट हो जाएगा, यानी ह्यूमन की स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है, जो उनके अंदर डिजायर्स पनप रही हैं, उनसे नष्ट हो जाएगा। यदि संसार को दूसरी बार नष्ट होना है, पेरिश का मतलब होता है नष्ट, डिस्ट्रॉय, ट्वाइस, दूसरी बार। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो दूसरा रीजन क्या होगा, हेट होगा, यानी आइस होगा। यहाँ हेट का मतलब आइस।
दूसरा रीजन क्या होगा, हेट के द्वारा होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, यदि ऐसा कहना एक डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी जो आइस है, हेट्रेड है, वो भी ग्रेट है फायर से। एंड वुड सफिस, और इनफ है संसार को नष्ट करने के लिए। कहने का मतलब ये है, अगर इंसान के अंदर हेट्रेड घर कर जाती है, वो घृणा करने लग जाता है हर दूसरे से, तो वो भी संसार को एक नष्ट की तरफ खींच ले जाता है। बात दोनों है, फायर एंड आइस। एंटीथेसिस का यूज है फायर एंड आइस में, यानी दोनों अपोजिट वर्ड है, अपोजिट मीनिंग लगते हैं, लेकिन दोनों का कार्य सेम है, संसार को नष्ट करना। ये दोनों ही अगर इंसान के अंदर, ये दोनों ही इमोशंस अगर इंसान के अंदर घर कर गए, तो ये समझ लेना वो परिवार, वो संसार, वो देश अंत की ओर चला जाएगा। तो ये पोएम है फायर एंड आइस। अब अपन वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इसमें 2-4 वर्ड मीनिंग है। पेरिस का मतलब है कम टू एन एंड, टेस्टेड एक्सपीरियंस। सफिस का मतलब सफिशिएंट होता है। ग्रेट का मतलब है पावरफुल। यहाँ पे आइस को पावरफुल बताया गया है। पोइटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच, एनाफोरा का यूज किया गया है। सम से रिपीटेड, एनाफोरा का मतलब होता है वर्ड्स का रिपीटिशन। एनाफोरा, सम वर्ड्स आर रिपीटेड। सम से रिपीटेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, तो इसमें एनाफोरा है। मेटाफोर एंड सिम्बोलिज्म तो है ही। फायर एंड आइस कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग पैशंस एंड हेट्रेड रेस्पेक्टिवली, यानी फायर को स्ट्रॉन्ग पैशन बताया है और आइस को हेट्रेड, तो ये मेटाफोर है। इमेजरी, फायर एंड आइस हैव डीपर मीनिंग। फायर या आइस का यहाँ पे डीपर मीनिंग है। फायर मीन्स फीलिंग ऑफ बर्निंग डिजायर एंड आइस मीन्स कोल्डनेस ऑफ हेट्रेड, तो ये भी इमेजिनेशन यूज की गई है। अलिट्रेशन का यूज है। सम से में अलिट्रेशन है, फेवर फायर में अलिट्रेशन है। इंजेममेंट, ये लाइन के बीच में यूज किया जाता है इंजेममेंट मीनिंग में। आई थिंक डिस्ट्रक्शन आइस, इस लाइन में इंजेममेंट का यूज किया गया है। और एंटीथेसिस, टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज एक्सप्रेस्ड फायर एंड आइस, यानी टू आइडियाज एक्सप्रेस किए गए, इनके मीनिंग के आधार पर यहाँ पे एंटीथेसिस है फायर एंड आइस में। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी सी बी, यानी 3 लाइन्स के स्टेंजा बनाए तो अपन इसकी राइमिंग स्कीम ये निकल के आती है ए बी सी और बी सी बी। तो गाइस, ये आपकी पोएम है फायर एंड आइस। आप इसको देख सकते हैं, इजी में बताया है। और कोई मिस्टेक्स या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।